तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली एक इकोनॉमी के इशू डिस्कस करते हैं। तो अभी लेटेस्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जिसको सुन के आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप में से शायद ही कोई हो जो इस पर्सन को नहीं पहचानता हो। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नॉन हो ना, तो हो सकता है कि हर आदमी भारत में जो थोड़ा सा बैंकिंग का जिसको नॉलेज है वो इनको पहचानता है। ये ऐसे पर्सन है जिनका सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। और लगभग चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी अगर आप इनका नाम लें तो बैंकिंग सेक्टर में अपने आप एक चेहरा आ जाता है। और भारतीय बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा इनका योगदान रहा है। अगर जी हाँ आप सही पहचाने, जी है, ये है उदय कोटक। उदय कोटक आप सब लोग जानते होंगे, भारत में एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। इंडिया का लार्जेस्ट, 3rd नंबर का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक। आपको सबको पता है HDFC, ICICI, इनको छोड़ दो। इसके बाद भारत का 3rd जो लार्जेस्ट बैंक है ना दोस्तों, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके प्रमोटर हैं, क्या कहते हैं, ये इसके फाउंडर थे, इसके प्रमोटर हैं। एक तरह से मतलब ये इसको मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास है। लगभग इस बैंक में 26% शेयर होल्डिंग इनके पास में। साथ में ये अभी हाल तक MD एंड CEO ऑफ इस कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO थे। लेकिन दोस्तों 1 सितंबर 2023 से इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। तो दोस्तों थोड़ा सा आज डिटेल में जानेंगे उदय कोटक के बारे में। ये भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है, चाहे वो केवी कामत हो चाहे उदय कोटक जी हो, बहुत ज्यादा सम्मानित पर्सन है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत कोटक महिंद्रा के बारे में जानेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एग्जाम में काम की है वो है कि इन्होंने रिजाइन क्यों देना पड़ा। ऐसा क्या हुआ जो इनका खुद का बैंक है उससे इनको इस्तीफा दे दिया। तो कुछ ना कुछ रूल थे आरबीआई के कुछ रूल इनके आड़े आ रहे थे, इसलिए इनको क्या करना पड़ा, इनको इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप न्यूज देखिए, उदय कोटक रिजाइन एज CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक टू टेक रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है बात यहां तक। तो ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे। देखो उदय कोटक जी, उदय कोटक एशिया के सबसे लार्ज, एशिया के क्या रिचेस्ट बैंकर माने जाते हैं दोस्तों, एशिया के रिचेस्ट बैंकर माने जाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है, इतना पैसा कहां से आया। तो बेसिकली जो 3rd लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, कोटक महिंद्रा बैंक। इस कोटक महिंद्रा बैंक के ये ओनर हैं, एक तरह से ओनर है, एक तरह से प्रमोटर है। इनके 26% शेयर होल्डिंग है इनके पास में। अगर कोटक महिंद्रा बैंक सबको 3 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यू है तो उसका 26% के ओनर कौन है, ये कोटक महिंद्रा बैंक है। इन्होंने बेसिकली दोस्तों बैंक तो बहुत बाद में लॉन्च किया। सबसे पहले 1985 में इन्होंने NBFC लॉन्च करी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, महिंद्रा फाइनेंस करके, मतलब महिंद्रा का कोटक फाइनेंस नाम से इन्होंने क्या किया था, एक NBFC लॉन्च करी थी। मैं इनकी क्या क्या इन्होंने स्थापना करी इसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा है यहाँ पे। बाद में फिर इनसे क्या किया, महिंद्रा जी जुड़ गया। आप सब जानते हैं आनंद महिंद्रा को। आनंद महिंद्रा ने क्या किया, कुछ इनकी कंपनी में पैसा लगाया। लगभग ऐसा कहते हैं कि 1985-86 के आसपास इन्होंने 1 लाख रुपए का आनंद महिंद्रा ने इसमें निवेश किया था। तो बाद में इनका नाम क्या हो गया, आनंद महिंद्रा हो गया। और आप सब जानते हैं, एक नाम सुना होगा, भारत के जो बैंकिंग हिस्ट्री के फादर कहलाते हैं, नरसिम्हन कमेटी। ये नाम तो हमने सबने सुना है। 2 बार बैठी थी, Doom 1 Doom 2, ऐसा कि नरसिम्हन साहब 2 बार आए थे, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ने क्या किया, फर्स्ट ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि क्या करो, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दो। 1991 के पहले भारत में प्राइवेट बैंकर को लाइसेंस नहीं दिया जाता था, और उल्टा प्राइवेट बैंक पर गवर्नमेंट कब्जा करके राष्ट्रीयकरण कर दिया करती थी। लेकिन 1991 के बाद आपको पता है मनमोहन सिंह जी हीरो के रूप में आए और LPG रिफॉर्म किए। उसके बाद देश में क्या हुआ, मोटा मोटी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। सेकंड जब ये नरसिम्हन कमेटी आई तो इन्होंने रिकमेंड किया कि क्या करो, न्यू बैंक के लाइसेंस दो, न्यू प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना चाहिए ताकि देश में कंपटीशन बढ़े, सरकारी बैंकों की मोनोपोली ना हो। इसी के क्रम में 2003 में क्या हुआ, 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। एक तो जिसमें यस बैंक था, दूसरा इसमें दोस्तों ये कोटक महिंद्रा बैंक था। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक जो पहले जो कोटक का ग्रुप था ना, ये बेसिकली पहले क्या था, एक NBFC थी। NBFC और बैंक में आपको अंतर याद होना चाहिए। NBFC क्या होती है, जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, केवल लोन दे सकती है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। इनके बारे में डिटेल कभी डिस्कस हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले एक NBFC कंपनी थी जिसकी लिमिटेड काम होते हैं NBFC के। बाद में 2003 में इन्होंने क्या किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बैंक लाइसेंस के लिए, और इनको क्या किया, बैंक का, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल गया। और NBFC से बैंक में परिवर्तित होने वाली ये फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट NBFC थी जो बैंक में परिवर्तित हुई। उसके बाद तो कई NBFC को लाइसेंस मिला। लास्ट टाइम में आपको पता होना चाहिए 2015-16 के 17 के आसपास
जब नए बैंकों को लाइसेंस दिया था बंधन बैंक, तो बंधन बैंक क्या था, एनबीएफसी थी, कलकत्ता के साइड में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट था एक, वो बंधन के बाद आईडीएफसी, तो आईडीएफसी भी क्या थी, एनबीएफसी थी, उसके बाद तो लाइन लग गई। जनरली एनबीएफसी को क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, इनका बैंक का काफी अच्छा काम रहा। कोटक महिंद्रा बैंक तो काफी बड़ा नाम है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, जिसके फाउंडर भी यही थे, उदय कोटक जी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए मुंबई में है। अब मेन चीज हम जानेंगे, जब ये इसके फाउंडर थे, प्रमोटर थे, तो इन्होंने रिजाइन क्यों किया, रिजाइन क्यों किया। तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है आरबीआई का एक रूल। आरबीआई ने लेटेस्ट में लगभग मुझे जहां तक लगता है पिछले साल के आसपास ही एक रूल बनाया था कि कोई भी बैंक हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उसका जो प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर जो उसको चालू कर रहा है या फाउंडर क्या कर रहा है, केवल 15 ईयर तक सीईओ रह सकता है, 15 ईयर तक मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ रह सकता है, उसके बाद उसको रिजाइन करना ही करना पड़ेगा। तो आरबीआई का एक रूल कहता है कि किसी भी बैंक का जो प्रमोटर होता है या फाउंडर होता है, वो मैक्सिमम 15 ईयर तक, अधिकतम उसका टर्म फिक्स कर रखा है कि वो एमडी सीईओ रह सकता है। अब इन जो कोटक महिंद्रा जी थे, इनका जो 15 साल का टाइम खत्म हो रहा था ना, जो 15 ईयर का टाइम खत्म हो रहा था, लगभग ये 2023 के एंड में खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर 2023 में। तो वैसे भी 31 दिसंबर 2023 के बाद तो ये पद पर रह नहीं सकते थे। क्यों, ऐसा कि आरबीआई का रूल कहता है। तो इन्होंने इतना इंतजार नहीं किया, इन्होंने इससे पहले रिजाइन कर दिया, और इनका जो रेजिग्नेशन है ना, वो 1 सितंबर 2003 से लागू हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने 31 दिसंबर का वेट किए बनाया, 2-3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। तो आपको एक ये एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीआई के अनुसार जो प्रोमोटर हैं या फाउंडर हैं, वो बैंक के अधिकतम कितने वर्ष तक एमडी, सीईओ या सीएमडी रह सकता है। तो इसकी लिमिट है दोस्तों 15 ईयर की। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। यही बात सब कुछ यहाँ है, आप देख सकते हैं। उदय कोटक क्विट्स कोटक महिंद्रा बैंक से, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उदय कोटक बैंक आप सब जानते हैं एशिया के रिचेस्ट बैंकर है, काफी ज्यादा सम्मानित पर्सन है। ये फाउंडर है कुछ के, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर भी हैं, साथ में एमडी सीईओ भी थे। लेकिन अब एमडी सीईओ ये नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे उसका रीजन मैंने बता दिया। कोटक महिंद्रा के बारे में आप जानते हैं, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। पहले बेसिकली एनबीएफसी थी, 2003 में इसको लाइसेंस दिया गया था। अब उदय कोटक को रिजाइन क्यों करना पड़ा मैंने बता दिया। आरबीआई का रूल कहता है कि 15 ईयर से ज्यादा एमडी सीईओ नहीं रह सकते प्रमोटर। 15 साल खत्म हो गए तो आपको फिर उस पद से जाना पड़ेगा। ठीक है बात दोस्तों, तो ये इतना इश्यू था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।